देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 5। ध्यान से देखिएगा कि हमारा भाग 1 जो था वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएस और भाग 5 से आपका शुरू हो जाता है संघ कार्यपालिक। ठीक है, तो जरा सा देखिएगा कि इस जो भाग 5 है उसमें क्या क्या लिखा गया है पता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट सब इसी का हिस्सा है। तो भाग 5 के अंदर में छोटे छोटे कई सारे क्या हैं? अध्याय हैं। तो भाग 5 का अध्याय 1 में चर्चा किसकी की गई है? राष्ट्रपति के। समझ रहे हैं? तो हमारी जो ये भाग 5 संविधान का है उसके ऊपर में हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आखिर राष्ट्रपति क्यों, क्या जरूरत था राष्ट्रपति का? क्यों बनाया हमने भारत में राष्ट्रपति? नहीं बनाते तो काम नहीं चल जाता क्या? तो थोड़ा सा इसके लिए हम लोग क्या करें, एक बैकग्राउंड को समझें। और जब आप बैकग्राउंड को समझेंगे तो राष्ट्रपति वाली जो आपकी पॉइंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति क्यों। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, हमारा देश जब आजाद हुआ, समझ रहे हैं, तो हमारे मन में सबसे पहली लड़ाई ये चल रही थी कि आजादी के बाद जब सत्ता हमारे हाथ में आएगी, समझ रहे हैं, तो वो सत्ता को हम चलाएंगे कैसे? नहीं, किस सिस्टम से हम अपने देश को चलाएंगे, मन की सबसे बड़ी ये क्या थी? क्वेश्चन थी। नहीं, तो हमारे सामने दो तरह का सिस्टम था जिसको लेकर के हम पसोपेश में थे। पहला सिस्टम क्या था? संसदीय शासन प्रणाली। नहीं, संसदीय क्या शासन प्रणाली। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। संसदीय शासन प्रणाली जो कहां का था? ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन के अंदर में कौन सा सिस्टम है? संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटेन के अंदर में। तो एक तो ब्रिटेन वाला सिस्टम हमारे नजर के सामने था कि इसी से चला ले क्या अपना देश, और दूसरा सिस्टम जो है वो था अध्यक्षीय शासन प्रणाली। कौन सा? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है, ये कहां का है? अमेरिका का। ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो कि अमेरिका का। ठीक है, ये अमेरिका का है। तो मन में ये बड़ा दुविधा था कि हम आजादी के बाद जब सत्ता हमारे हाथ में आए तो हम अपने देश को कौन सा सिस्टम से चलाएं। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली क्या था कि हमारे संविधान लिखने वालों में संख्या कितना था? 389 का। तो ये 389 लोग जो थे, जो संविधान लिखने का कार्य कर रहे थे, इन सभी के विचारों एक जैसा नहीं था। यानी कुछ लोग जो थे वो इसके पक्ष में थे कि हमारे देश की जो है व्यवस्था कैसे चले? संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से चले। और कुछ लोगों का जो है वो पक्ष किधर था? अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरफ था कि अमेरिका वाला जो सिस्टम है उसको अपना लेते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ब्रिटेन वाली जो सिस्टम है वो अपना लेते हैं। तो कहा गया कि भाई तर्क बताओ, आखिर आपस में लड़ने का क्या मतलब? जिसकी तर्क अच्छी लगेगी हम उसको अपना लेंगे। तो कहा गया सबसे पहली बात अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाला का क्या कहना था सो देखिएगा। इसमें यह कहना था कि इसमें जो सरकार होती है, समझ रहे हैं, जो सरकार इसमें बनती है वो अस्थाई होती है। अस्थाई कहने का मतलब कि अगर एक बार 5 साल के लिए हमने सरकार चुन दिया तो 5 साल तक वो सरकार रहती है, बीच में गिरती नहीं। तो इसमें एक स्थिर सरकार मिलती है। और संसदीय शासन प्रणाली के अंदर में क्या है कि सरकार आज बनी, हो सकता है कल ही गिर जाए। तो बार बार चुनाव करवाने पे देश के ऊपर खर्चे का क्या आता है? काफी लोड आता है। तो यहां पे सरकार स्थिर होगी कि नहीं होगी इसका कोई गारंटी है नहीं, लेकिन यहां पर सरकार 5 साल चलती है, इसलिए यहां पर सरकार क्या होती है? अस्थाई होती है। तो देश पर बोझ कम पड़ेगा। नहीं समझ में आया? दूसरा कारण क्या है इसके अंदर में कि यहां पर सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ही चुनाव में सारा खर्चा, एक ही खर्चा में चुनाव कंप्लीट। लेकिन हमारे क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव अलग, प्रधानमंत्री का चुनाव अलग। समझ रहे हैं? तो ये दो लोगों को चुनाव करवाने का क्या मतलब है जब एक ही से अपना देश चला ही जा सकती है? नहीं समझे? तो ये इनका कुछ क्या था? तर्क था कि अच्छा जब ऐसा सिस्टम है तो बताइए क्या होगा? खर्चीला बनेगा कि यानी खर्च इसका क्या होगा? कम होगा नीचे की तरफ। ये खर्चीला क्या रहेगी? कम रहेगी। तो इनका तर्क ये था कि एक तो अस्थाई होती है, दूसरा इसके चुनाव में एक ही का चुनाव करा दो, ज्यादा लंबी चुनाव करवाने की जरूरत है नहीं, तीसरा अगर चुनाव की प्रक्रिया अगर ऐसे है तो खर्चीले क्या होगी? कम होगी। इसलिए हमें लगता है कि ये अपना लेना चाहिए। नहीं,
लेकिन बाकी लोगों का क्या कहना था? बाकी लोगों का यह कहना था कि हम संसदीय शासन प्रणाली अपना लेते हैं। तो उनसे पूछा गया कि तुम तर्क बताओ। तो इनका तर्क बड़ा शानदार था, और क्या तर्क था सो देखिएगा। जैसे मान लो कि मैं पॉलिटी इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मुझे अगर पॉलिटी पढ़ाने के लिए कहा जाए तो मेरा पढ़ाने का तरीका, और आलोक को कहूं पॉलिटी पढ़ाने के लिए क्योंकि अभी अभी सीखा है, उसका तरीका में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? जबकि वो चाहे जितना रट के घर से आ जाए, उसको एक एक फैक्ट याद हो, फिर भी शायद उस तरीके से वो एक्सप्लेन न कर पाए जैसे एक टीचर करते हैं। तो ज्ञान तो दोनों के पास बराबर है, उसने भी रट लिया, लेकिन क्या वो हूबहू वैसे पढ़ा पाएगा? क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। तो ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, किसी चीज को जानना पर्याप्त नहीं है, उस सिस्टम में जाकर के उसका अनुभव लेना, उसके बाद उसमें निखार आता है। समझ रहे हैं? तो अनुभव सबसे बड़ी चीज है। तो इनका कहना था कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली को हम जानते हैं, लेकिन उससे हमारा अनुभव नहीं है। अब जरा समझिए कैसे। भारत में अंग्रेज कब आए थे? 1600 ईस्वी को, और गए कब? 1947 को। लगभग कितने साल? 350 साल। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। ये अंग्रेजों के थ्रू आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद बार बार हमारे यहां एक्ट आते रहा। तो वहां से ब्रिटेन से नियम बन के भारत आती रही, हम उसको देखते रहे कि अच्छा ये नियम आया, अच्छा ये नियम आया। तो ब्रिटेन में कौन सा सिस्टम है? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली के अंदर से ही वहां से जो कानून बन रही थी और बन करके हमारे ऊपर लागू हो रही थी। बेशक से हम रूल नहीं कर रहे थे, लेकिन हम रूल हो तो रहे थे। और हम जो रूल हो रहे थे कौन सा सिस्टम से हो रहे थे? संसदीय शासन प्रणाली से हो रहे थे। तो हमारे पास लगभग क्या 200 सालों का, क्योंकि यहां पर से नियम बनना शुरू हो गया, 200 सालों का लगभग हमारे पास अनुभव था। किसका? संसदीय शासन प्रणाली का। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में हमने सुना है, लेकिन हम अनुभवी नहीं है, नहीं समझे? लेकिन संसदीय शासन प्रणाली को लेकर के हम काफी लंबे टाइम से अनुभव है। इसलिए पहला कारण तो यह हो गया कि संसदीय शासन प्रणाली से हम क्या है बताइए? परिचित है। नहीं, परिचित है। परिचित होने के कारण इस मामले में हमारे पास क्या आ चुका है बताइए? अनुभव आ चुका है, यानी हम अनुभवी हो चुके हैं। इसलिए पहला कारण तो यह है कि हम इसको अपनाएं, क्योंकि हम अनुभवी हैं, इससे 200 सालों से इसी के अंदर में जी रहे हैं। दूसरा कारण क्या है सो देखिएगा। दूसरा सबसे खतरनाक कारण यह था कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का ढांचा हमारे यहां विकास नहीं हुआ। हमारे यहां ढांचा किसका विकास हुआ है? संसदीय का। क्यों? क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे और ब्रिटेन वाला यहां वैसा ही ढांचा बनाए थे। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अब जरा देखिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो सिर्फ आजाद ही हुआ क्या? नहीं, बल्कि बंटवारा भी हुआ। बंटवारा किसके साथ हुआ? हमारा देश टूट करके एक नया देश बन गया, पाकिस्तान हो गया। तो देखिए यहां पर दोहरी मार था, नहीं दोहरी नहीं तेहरी मार था। तेहरी मार क्या था कि सबसे पहली बात कि 300 साल से कोई दूसरा देश का आदमी हमें लूट रहा था, तो 300 साल से हम लूटे गए। ऐसे समझ लीजिए कि भारत से एक नदी खोदी गई, कहां तक? ब्रिटेन तक, और उसमें पैसे बह रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे। नहीं समझे? हमारे देश को खंगाल दिया गया, हमारे देश को धो दिया गया, हमारे देश को बिल्कुल खाली कर दिया गया। ये 300 सालों से हमारे देश को लूटे, आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो गई। तो पहले तो लूटे गए हम, नहीं, चूसे हुए आम के गुठली बच गया हमारे पास, पूरा खा गया वो। इसके साथ एक तो लूटे गए, और उसके साथ तुरंत हमारे यहां क्या हो गया? बंटवारा हो गया 47 में, और हमारी स्थिति खराब हो गई। बंटवारा होने के बाद और वो हमारे ऊपर अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पर, तो हम उससे लड़ाई लड़ने लगे, जो धारा 370 बना बाद में। तो हम लड़ाइयों में भी व्यस्त हो गए। तो ये तीसरी मार। नहीं, 300 साल का लूटना, नहीं, बंटवारा, और बंटवारा में तय किया गया कि हम उसको 56 करोड़ रुपए देंगे। तो एक भारी भरकम लोड हमारे ऊपर आ गया। तो अभी हम कोई नया व्यवस्था को अपनाने में सक्षम नहीं। तो फिर हमने सोचा कि जो ढांचा हमारे पास है उसी से काम चला लेते हैं। तो पहला, दूसरा कारण क्या? अपनी आर्थिक स्थिति क्या होना बताइए? खराब होना, ताकि हम नया भी कोई भी चीज अपनाने में सक्षम है नहीं।
लेकिन यहां पर ये लोग इस बात पर सहमत थे, कौन लोग, जो संसदीय शासन प्रणाली का वकालत कर रहे थे, कि जब हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी तब हम अपने सिस्टम को क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। मतलब ये बदलने के लिए तैयार थे, इसलिए ये भी जल्दी से क्या हो गए, एग्री हो गए कि ठीक है, फिर अभी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कोई हम नया सिस्टम को अपनाएं। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो ये लोग भी रेडी हो गए, ठीक है जब स्थिति अच्छी हो जाएगी तब तो बना लोगे, तो हाँ बना लेंगे। और तुम जानते हो सरकार की एक आदत होती है, 5 साल अपनी शासन चलाएगी और पिछले की बुराई करेगी और अपने की तारीफ करेगी, और वो क्या कहेगी, 5 सालों में हमने देश को यहां से यहां पहुंचा दिया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या वो बतौड़ेबाजी नहीं करते, बिल्कुल करते। तो वो क्या कहते, हम 5 सालों में हम अपने देश की स्थिति को क्या कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, फलाना कर दिए, ढिमकाना कर दिए। तो जब इतना कुछ कर ही दिए तो इसका मतलब है आपकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, अच्छी हो गई। तो तुरंत 2 ही 4 साल बाद से शुरुआत हो गई क्या, कि अध्यक्षीय अपनाओ, अध्यक्षीय अपनाओ, अध्यक्षीय अपनाओ। तो हमारे देश की जो जनता है वो बार बार मांग करना शुरू कर दी, किसको बताओ, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को की मांग करना शुरू कर दी। आप समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो देखिएगा अध्यक्षीय शासन प्रणाली है ना, कि जब मांग उठने लगी तो रोड पर जुलूस भी निकलने लगा, सरकार का विरोध भी होने लगा कि जल्दी से अध्यक्ष लाओ, जल्दी से अध्यक्ष लाओ। ये मांग चल रही थी, सरकार टाल रही थी, मांग चल रही थी, सरकार टाल रही थी। ऐसे चल रहा था हमारा देश। 1998 में 1998 में इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर के.आर. नारायणन। डॉक्टर के.आर. क्या नारायणन, नहीं समझे क्या? अब एक बात बताओ, डॉक्टर के.आर. नारायणन जो थे, इन्होंने एक भाषण दिया 1998 में, 1998 में। उन्होंने कहा कि तुम किस बात के लिए लड़ रहे हो, संसदीय को हटा के अध्यक्ष लाने के लिए? अरे सिस्टम बदलने से क्या होता है, अगर तुम सिस्टम बदल दोगे लेकिन चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तो यही होंगे, क्या इनकी कैरेक्टर बदल जाएगी, क्या इनकी नेचर बदल जाएगी? सिस्टम न तो कोई अच्छा होता है और न कोई बुरा होता है। सिस्टम अच्छा और बुरा डिपेंड करता है कि चलाने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। तो व्यक्ति निर्धारित करता है कि सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम निर्धारित व्यक्ति का नहीं करता। सिस्टम बदलने से भी देश में कोई बदलाव नहीं आने वाली है। इन व्यक्तियों को बदलो, इन लोगों को बदलो। तो जो सिस्टम का ड्रामा करके नहीं, और इनको जो वरी कर दे रहे हो कि इनकी गलती नहीं है, बल्कि गलती क्या है, हमने सिस्टम ही गलत अपना लिया है, इसलिए सिस्टम बदल दिया जाए। भैया कोई गलत सिस्टम तुमने नहीं अपनाया है, तुम्हारी सिस्टम बहुत अच्छी है। नहीं, ये व्यक्ति अच्छे नहीं है। यानी कहने का भाव क्या है, सिस्टम बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यक्ति बदलिए। और के.आर. नारायणन का यह स्पीच के बाद से अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मांग क्या हो गया, बंद हो गया। लोग अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली को लेकर लड़ते ही नहीं। तो हमारे देश में फिर अविवादित रूप से अब कौन सा शासन चलने लगा, संसदीय। अपनाए भी थे संसदीय और चलने भी लगी संसदीय। बीच में मांग उठती थी, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया डॉक्टर के.आर. नारायणन ने, और सब सहमत भी हो गए। आप समझ रहे हैं? अब जरा देखिएगा संसदीय शासन प्रणाली जो होती है उसकी क्या लक्षण है और कैसे राष्ट्रपति का कंसेप्ट यहां से खुल करके आता है, देखा जाए तो देखिए, जहां पर संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय क्या शासन हाँ प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली के अंदर में 2 बातें होती है, 2 लक्षण होता है। इसके अंदर में 2 तरह के कार्यपालिका होते हैं। एक होते हैं वास्तविक कार्यपालिका, क्या, एक क्या होते हैं, वास्तविक नहीं कार्यपालिका, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव, समझ रहे हैं? और दूसरे होते हैं नाम मात्र का कार्यपालिका। दूसरे कौन होते हैं, नाम मात्र का कार्यपालिका, नाम मात्र का कार्यपालिका। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करूं तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लो, ये उदाहरण हमने पहले भी दिया था, फिर आज भी दे रहा हूं। अब हमारे घर में मान लो शादी होती है, ठीक है, तो पेरेंट्स तो अब रहे नहीं, तो जो बड़े वाले भैया हैं गार्जियन में, उन्हीं का नाम रहता है, क्योंकि घर में भाइयों में सबसे छोटा मैं हूं।
तो स्थिति क्या होता है कि सारा काम, सारा शक्ति का यूज मैं करता हूं अपना। अब टमाटर भी लाना है तो किसके यहां से लाना है वो मैं तय करूंगा। नहीं, अगर भतीजियों की शादी होनी है तो किसके घर में होनी है वो मैं तय करूंगा। नहीं, जिनकी बच्ची है वो तय नहीं करेंगे, मैं तय करूंगा। लेकिन कार्ड पर नाम किसका लिखवा देते हैं? गार्जियन में उनका। इसका मतलब क्या है कि उनका नाम है और दुनिया ये मान करके भी चलती है कि वाह गार्जियन तो यही है, लेकिन रियल में शक्ति का यूज कौन कर रहा है? घर का मैं कर रहा हूं। वैसे ही ठीक हमारे देश की जो शक्ति है, उस शक्ति का जो सच में उपभोग करता है, जो शक्ति का सच में यूज करता है, वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। ये संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण है। और जिसके नाम से यूज होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका है। तो ब्रिटेन के अंदर में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसके अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल। यानी जितने भी मंत्री हैं या जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो सब कौन से कार्यपालिका हैं? वास्तविक कार्यपालिका है। रियल में शक्ति का यूज वही करते हैं। लेकिन नाम किसके नाम से? तो महारानी के नाम से। कहां? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो महारानी है वो नाम मात्र की है, उनका नाम चलता है, लेकिन उस शक्ति का यूज प्रधानमंत्री करता है। और हमने कौन सा सिस्टम अपनाया? संसदीय सिस्टम अपनाया। अब संसदीय सिस्टम अपनाया तो हमारे यहां भी दो तरह के कार्यपालिका होनी ही चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर दो तरह का अपनाया ना तो संसदीय रही कहां? इसलिए हमारे यहां भी वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में क्या? गठित मंत्रिमंडल। इसका मतलब प्रधानमंत्री प्लस मंत्री सभी। यह क्या, कौन है? ये वास्तविक कार्यपालिका है। यही सही पूरे पावर को एंजॉय कर रहे हैं देश में। नहीं, सत्ता का चाहे सदुपयोग या सत्ता का दुरुपयोग यहीं से हो रहा है। नहीं समझे बात? अच्छा, नाम मात्र और झूठ मूठ का ये नाम किसका खराब कर रहे हैं? इनके नाम लिख देते हैं और इंजॉय ये करते हैं। समझे? तो ये कौन है बताइए? भारत के अंदर में यही है राष्ट्रपति। अब जरा सा देखिएगा, ब्रिटेन से हम थोड़ा सा क्या है? अलग है। कैसे? ब्रिटेन के अंदर में नाम मात्र के कार्यपालिका कौन है? महारानी। और वो पहले से तय है कि उनकी लड़की ही बनेगी, उनकी लड़की ही बनेगी, उनकी लड़की ही बनेगी। इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का पद वंशानुगत है। हमारे देश के जो नाम मात्र के कार्यपालिका हैं उनकी भी चुनाव होती है, उनकी भी इलेक्शन होती है। इसलिए हम गणतंत्र हैं। हमारे देश में किसी भी पद को अनुवांशिक नहीं बनाया गया है, वंशानुदर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम गणतंत्र हैं। हमने ब्रिटेन को पूरी तरीके से नहीं अपनाया, हम अलग थोड़ा रखे। तो ये राष्ट्रपति हो गए। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे हमारे यहाँ भी चुनाव होता है। तो हमने थोड़ा सा अलग रखा है अपने आप को ब्रिटेन से, लेकिन हमारी प्रणाली क्या है? संसदीय। तो यहां पर से परिचय क्या निकल के आया कि हम संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए हैं, इसीलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है। और ये कौन से कार्यपालिका है? ये नाम मात्र के कार्यपालिका है। कुछ लोग इसीलिए मजाक में राष्ट्रपति को रबर स्टंप बोलते हैं। जैसे है ना कि एक टेबल पर स्टंप रखा रहता है, उसको उठा के और ऐसे क्या करना है? सिर्फ मारना है। यानी समझ रहे हैं? उनको रबर स्टंप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रियल में शक्ति का यूज कर ही नहीं रहे, रियल में ये करते हैं यूज, इसलिए इनको रबर स्टंप लोग कह देते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, नहीं, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं। नहीं, तो राष्ट्रपति यहां से कैसे भारत के अंदर में राष्ट्रपति का कंसेप्ट आया? समझ गए? अब जरा सा देखिएगा कि ये जो राष्ट्रपति हैं इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा कुछ बातें की जाए। यहीं से कंसेप्ट खुल के आया और इसी के आधार पर आर्टिकल 52 को लिखा गया। और आर्टिकल 52 जो है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, और संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है तो नाम मात्र का कार्यपालिका होनी चाहिए, नहीं तो संसदीय शासन प्रणाली रहा कहां? इसलिए यहां पर एक कंसेप्ट आई आर्टिकल 52 में कि भारत का क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नहीं समझ में आया? यानी एक राष्ट्रपति होना ही चाहिए। ठीक है, ये 52 का भाषा है। इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर में 2 राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता, 3 का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहां प्रावधान है 1 होगा मतलब 1 होगा।
ऐसा कहाँ लिखा है? आर्टिकल 52। जैसे लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है कि नहीं, 545 से बढ़ा के 560 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, सभी की सीटें बढ़ा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को 1 से 2 किया जा सकता है क्या कानून बना करके भी? नहीं, क्योंकि भारत का एक राष्ट्रपति ही होगा, नाम मात्र का कार्यपालिका है ये, समझ रहे हैं? तो इनकी संख्या बढ़ा के भी क्या करें, नाम ही तो है, बस काम तो कोई और कर रहा है। आर्टिकल 53 को जरा सा ध्यान से देखा जाए। आर्टिकल 53 की भाषा ये है, संघ की संपूर्ण कार्यपालक शक्ति। जरा समझिएगा, संघ का अर्थ समझ रहे हैं? इसका मतलब टोटल जो आपके पास 28 राज्य हैं और क्या यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी का पावर। नहीं, कौन सा पावर? आपको मालूम है कि 3 तरह के पावर होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नहीं समझ में आया? विधायिका का काम है कानून क्या करना, बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना, उसके हिसाब से शासन चलाना। तो ये वाला शक्ति को क्या बोलेंगे? कार्यपालक शक्ति। नहीं समझे? तो विधायक शक्ति की बात नहीं की जा रही है, कार्यपालक शक्ति यानी कानून लागू करने का और उसके अनुसार शासन चलाने का संपूर्ण कार्यपालक शक्ति, समझ जाइए। यह आर्टिकल 53 का भाषा है। संघ की क्या? संपूर्ण कार्यपालक शक्ति। ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण, हाँ ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्यपालक शक्ति। कहीं न्यायपालिका में मत घुस जाना कि न्यायपालक शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। जैसे अगर आपको सुप्रीम कोर्ट फांसी का सजा दे दे तो उसका क्षमा कौन कर देते हैं? राष्ट्रपति। न्यायपालिका के ऊपर भी उनके पास शक्ति है, तो संपूर्ण तो नहीं है ना, लेकिन कार्यपालक का संपूर्ण शक्ति। यानी आप आईएएस जब बनेंगे तो क्या बनेंगे? कार्यपालिका ही तो बनेंगे। कार्यपालिका 2 ही तरह के होते हैं, अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई। ये जो चुनाव जीत करके जो मंत्री बनते हैं वो भी कार्यपालिका है, लेकिन कैसे हैं? अस्थाई। आज हैं, 5 साल बाद नहीं रहेंगे, आज हैं, अगले साल नहीं रहेंगे। लेकिन आप लोग एक बार सेलेक्ट हो गए तो हमेशा कार्यपालिका रहेंगे, आपको कोई गिरा नहीं सकता, इसलिए आप अस्थाई कार्यपालिका है। तो आपकी शक्ति, चुनाव जीत करके जीतने वाले मंत्रियों की शक्ति सब किसमें निहित है? राष्ट्रपति। इसीलिए यहां पर कहा जाए संघ की संपूर्ण कार्यपालक शक्ति कहां है? तो राष्ट्रपति में निहित है, जिसका उपयोग स्वयं करेंगे। उपयोग चाहे तो ये स्वयं कर सकते हैं, नहीं, या अपने अधीनस्थ से क्या करवाएंगे? करवाएंगे। अधीनस्थ मतलब अपने नीचे वाले से, अधीनस्थ से क्या करेंगे? करवाएंगे। तो बताओ सुपर पावर कौन? नहीं समझे? जरा से बताओ, हमें कोई कहे कि तुम मार्केट से जाके टमाटर लाओगे या मंगवाओगे, इसका मतलब वो हम डिसाइड करेंगे कि हम लाएंगे कि किसी और को ऑर्डर करेंगे। तो राष्ट्रपति के लिए 53 की भाषा है, संघ की संपूर्ण कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका उपयोग वो चाहे तो स्वयं करें या अपने अधीनस्थ से करवाएं। अब तो ये राष्ट्रपति की मर्जी होगी। इसका मतलब सोचो, सबसे सुपर पावर कौन? राष्ट्रपति। अगर 53 को पढ़े तो नहीं, इसमें लेकिन है नहीं, वो अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट से यहां पर देना ही पड़ेगा। आर्टिकल 75 का जब आप 1 पढ़ेंगे तो वहां पर एक भाषा लिखी गई है, समझे? क्या लिखी गई है? कि राष्ट्रपति को मंत्रणा देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। नहीं समझे? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति वही काम करेंगे जो मंत्रिमंडल सलाह देगा। तो यहां पर तो पूरा बॉस बना दिया 53 में कि लो सारा शक्ति तुम्हारे पास, जिसका यूज खुद करो या किसी से करवाओ। नहीं लिखता कि सुपर पावर, बॉस। और कैसे बॉस? तो देखो, संघ की संपूर्ण कार्यपालक शक्ति तो है ही, ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद जजों का अपॉइंटमेंट यही करते हैं। तो इनके द्वारा किए गए काम का जांच पड़ताल भी कौन करेगा? जज करेगा। बाकी आगे में लेकिन लगा हुआ है, वो आपको समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा राष्ट्रपति अपनी पावर का यूज करके पूरे देश को हड़प क्यों नहीं लेते। सोचो, सेना भी इन्हीं के पास, न्यायपालिका भी इन्हीं के पास, और मंत्रियों का भी नियुक्ति यही करते हैं, तो इनके खिलाफ सर उठाएगा कौन? इसलिए देश को हड़प लेते। इसलिए देश को न हड़प पाए, इसलिए लेकिन लगाना जरूरी था। और जब लेकिन लग गया मित्रों, तो स्थिति क्या हो गई कि राष्ट्रपति नाम मात्र के हो गए। अगर लेकिन नहीं लगे होता तब तो यही बॉस थे, जिसका मन चाहते पकड़ के, कान पकड़ के निकालते, और जिसका मर्जी चाहता उसको इन कराते।
इसीलिए 75 के वन में क्या कह दिया गया कि राष्ट्रपति का सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिमंडल होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। यानी प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल का एक सदस्य ही है, लेकिन वो उसको क्या करेगा, अध्यक्ष। अब जरा सा देखिए, हाँ वो लीडर है। अब जरा सा देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि मंत्रिमंडल सिर्फ एक क्या है बताइए, सलाहकार है जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। अब मानना ना मानना तो राष्ट्रपति की मर्जी, लेकिन हाँ बाध्य है। कैसे हुए सो देखना। शुरू में जब हमारे देश में चुनाव हुआ 1952 में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता के द्वारा कौन चुने गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक शिक्षित व्यक्ति नहीं, तो ये बार बार उनमें हस्तक्षेप करते थे, तो यहां स्वाभिमान टकराता था कि अरे तुम तो हमें यार कबूतर की तरह उड़ा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ भाई। राधा सर्वपल्ली कृष्णन जब बने, तो ये लोग जब तक रहे प्रधानमंत्री के साथ क्या रहा, टकराव होता रहा, समझ रहे। इसलिए प्रधानमंत्री अब ये चाहने लगे कि हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में क्या करें, जितवाएं, जो व्यक्ति उतना ही करे जितना हम कहें। इसलिए धीरे धीरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे, पूरा दम लगाने लगे कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीते जो हमारी बात को क्रॉस ना करे। आज के डेट में देख रहे हैं, नहीं, गुजरात वाला ने क्या किया, गुजराती जिसको प्रधानमंत्री बनाया, ये गुजरात वाले फटा पोस्टर निकला हीरो ने क्या किया, एक ऐसे महिला को चुनाव में खड़ा करवाया और जिसको जितवा भी दिया। आखिर प्रधानमंत्री इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहा था राष्ट्रपति के चुनाव में, ताकि राष्ट्रपति को भी यह एहसास हो कि तुम हमारे वजह से हो, तो जो मैं कहूं वो सुनो। तो धीरे धीरे इस शक्ति के वजह से प्रधानमंत्री क्या होते चले गए, मजबूत होते चले गए, और इनकी सलाह इनके ऊपर हावी होती चली गई। और आज का डेट तो ऐसा आ गया कि जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कहे वही करना है, तो एक सिर्फ रबर स्टंप बन गया। नहीं समझे बात। स्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि राष्ट्रपति धीरे धीरे शक्ति विहीन होने लगे। एक दौर ऐसा था कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी, और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। वो ज्ञानी जैल सिंह रो करके 5 साल निकाले, क्योंकि प्रधानमंत्री उनको रिस्पेक्ट ही नहीं देता था। सीढ़ियों पे बैठ करके रोने वाले राष्ट्रपति। नियम यह है कि प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाए और देश में लौट करके आए, तो वो क्या प्रधानमंत्री से मिलकर के, राष्ट्रपति से मिलकर के उनको बताएं कि आखिर कौन कौन सी बात हुई, कौन कौन सी योजनाएं बनी, लेकिन ये नहीं जाते थे मिलने। तो राष्ट्रपति की धीरे धीरे गरिमा क्या होने लगी, कम होने लगी। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देते हैं, जब आप 54 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यही कारण है। अब देखिएगा, चीज समझिएगा। 53 समझ गए, अभी तक सिर्फ इतना समझ गए कि संघ की संपूर्ण कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में है, जिसका वो प्रयोग स्वयं करेगा या अधीनस्थों से करवाएगा। तो कोई पूछेगा इसका अधीनस्थ होता कौन है, तो उसका अधीनस्थ 75 जब पढ़ोगे तो आपका अंदाजा लगा जाएगा कि इसका अध्यक्ष कोई और नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। तो राष्ट्रपति इससे करवाएगा, लेकिन हकीकत क्या है कि ये खुद से करता है, लेकिन कहता है कि वो हमको करने के लिए कहे हैं, यानी उनके नाम से करता है, उनको बदनाम कर देता है। उनकी शक्ति को हड़प लिया किसने, मंत्रिमंडल ने। जब राष्ट्रपति की चैप्टर इतनी लंबी लिखी गई है, प्रधानमंत्री की चैप्टर 1 पेज में, शक्ति था कहां, ये तो शक्तिशाली होते चले गए। नहीं समझे लगता है। अब आइए जरा सा देखिएगा, देखिए अब 54 को जब आप समझेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा बात। देखिए आर्टिकल 54 में बात की गई है मोटे तौर पर किसका, पता है, वोटर्स का। वोटर समझते हैं क्या, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है, इसको 2-3 बातें आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है वो सबसे पहला बात तो कि ये कैसी चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसको गायत्री मंत्र जैसा रख लीजिए। अप्रत्यक्ष चुनाव कहने का मतलब कि इसमें जनता वोट नहीं डालेगी, जनता वोट नहीं डालेगी। फिर से बोलो, जनता वोट नहीं डालेगी।
तो जिस लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। जनता डालती नहीं है बल्कि डलवाती है। मतलब क्या हुआ कि जनता जिसको चुनती है, जिसको जनता ने पावर दिया, वही जाके वहां वोट देता है। समझ रहे हैं? तो देखिएगा, इसके जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के अंदर में जनता तो वोट देगी नहीं, तो वोट देने के लिए एक स्पेशल लोग होंगे, खास लोग होंगे। तो जो खास लोग वोट देने के लिए होते हैं उनको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, यानी राष्ट्रपति को वोट कौन देते हैं? निर्वाचक मंडल। हाँ, निर्वाचक मंडल के सदस्य ही क्या करते हैं, इसको इंग्लिश के लिए इसका शब्द क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर हैं वही इनको क्या करते हैं, वोट देते हैं। यही इनके वोटर्स हैं। अब जैसे देखिएगा वोटर्स में कौन कौन होते हैं, सो देखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। नहीं समझे बात? लोकसभा के क्या निर्वाचित सदस्य। दूसरे नंबर में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरे नंबर में हाँ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब विधानसभा किसको हो पता है ना, लोकसभा राज्यसभा केंद्र सरकार के लिए और विधानसभा राज्य सरकार के लिए। विधानसभा के क्या निर्वाचित सदस्य। लगता है नहीं समझ में आया? अच्छा, कुछ राज्यों में क्या है, विधान परिषद भी है, लेकिन याद रखिएगा विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये हर राज्य में नहीं है, मात्र हमारे भारत के 6 राज्यों में है बस। अगर सभी राज्यों में हो तब उनको वोट डालने के लिए ऑथराइज कर देते, लेकिन अगर हम 6 राज्यों को दें और बाकी को न दें तो यह अन्याय होगा। इसलिए विधान परिषद को वोटर लिस्ट से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया। समझ गए? तो एक्चुअली क्या है देखिएगा, विधान परिषद के मेंबर नहीं देंगे, बल्कि चौथा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश 2 ऐसे हैं। कौन कौन से? दिल्ली और पांडुचेरी, यानी डी एंड क्या पी, दिल्ली और पांडिचेरी के अंदर में भी विधानसभा है। तो यहां के निर्वाचित क्या सदस्य, मतलब एमएलए। समझ रहे हैं? ये जो सदस्य हैं वही, हाँ याद रखिएगा, मनोनीत लोग वोट नहीं देते, जो इलेक्शन जीत के आते हैं वही वोट देते हैं। और इन्हीं को इकट्ठा क्या कहा जाता है बताइए, निर्वाचक मंडल। अब जरा सा दिमाग लगाइए, सिर्फ रटने वाला नहीं पढ़ना है। आप आईएएस का कैंडिडेट हैं, ये सब लिखिएगा नहीं मेंस में, बट समझिए जरूर, समझ जरूर होना चाहिए। हाँ, लिखिएगा भी तो थोड़ा सा कैसे दांत के सहारे किसी को मुस्कुरा करके बेइज्जती कर देते हैं, वैसे नहीं, लेकिन जैसे आजकल के बेइज्जती नहीं करते, बदतमीज, नालायक, ऐसे नहीं लिखते, बल्कि कैसे लिखेंगे, दांत के सहारे हल्का स्माइल करके, अरे आप तो आप हैं। लेकिन ये आप तो आप हैं में भी तुम कुछ और कह रहे हो उसको कि आप कुछ नहीं है, लेकिन आप तो आप हैं जनाब। नहीं तो ये पता होगा तभी तो, चुटकी लेने का तरीका होगा तभी तो। समझ रहे? तो अब देखिएगा क्या है, समझिएगा इस चीज को। देखिए, हमने क्या कहा कि संपूर्ण शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति फिर पपट कैसे बन जाते हैं, चमचा कैसे बन जाते हैं, रबड़ स्टंप कैसे बन जाते हैं? 75 के वन में सलाह देने की बात ही तो कही गई है, तो सलाह दो और निकलो। नहीं मानना न मानना मेरी मर्जी। धीरे धीरे तो अब बाध्यकारी हो गया कि आपको मानना ही पड़ेगा। आप अपने मर्जी से कोई काम कर ही नहीं सकते। संविधान में थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे जगह दिया गया है जहां पर उनकी विवेकीय शक्ति है, वो भी पढ़ेंगे आगे। और बाकी जगह विवेकीय शक्ति उनके पास है ही नहीं। जब कोई कहेगा तो करो, नहीं कहेगा तो ना करो। ऐसा क्यों, इतना लाचार क्यों? अब देखिएगा जरा सा, ये विवेकीय शक्ति भी आजकल अपने मर्जी से यूज नहीं करते। कर सकते हैं, करते नहीं। क्यों नहीं करते वही समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए कैसे, लोकसभा के अंदर में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट होता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, उसी पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री तो लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन वही पार्टी से बनेगा जिस पार्टी की बहुमत ज्यादा है। वो यहां से भी सदस्य उठा के प्रधानमंत्री बना देगा, यहां से बना देगा, लेकिन उस पार्टी के पास बहुमत होना जरूरी है। तो सोचो, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है उसके पास वोट क्या है, ज्यादा है। नहीं समझे? क्योंकि प्रधानमंत्री तभी तो है जब उसके पास बहुमत है, उसके लोग हैं। राज्यसभा लोकसभा में उसके क्या है, सीटें हैं अच्छी खासी। नहीं समझे? और जब केंद्र में किसी की सरकार होती है तो कुछ राज्यों में भी उसकी सरकार स्थापित हो ही जाती है। जैसे केंद्र में देखिए बीजेपी चल रही है,
नहीं, फटा पोस्टर निकला हीरो का सरकार। वैसे ही उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की। नहीं चल रही है क्या? बड़े बड़े राज्यों में देखो बीजेपी की सरकार चल रही है। नहीं, कुछ जगह देखो, दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, तो यहां से बीजेपी मात खा गई। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि सभी राज्यों से मत खा गई। तो प्रधानमंत्री के पास केंद्र में तो बहुमत है ही, लोकसभा और राज्यसभा में है ना बहुमत। इसके बाद कुछ विधानसभाओं में भी उसकी सीट अच्छी खासी है, क्योंकि उसी पार्टी का आदमी बैठा हुआ है। तो सवाल है कि जब भी कोई राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा तो चुनाव जीतेगा कौन? जिसको प्रधानमंत्री समर्थन करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा पसंद किया गया व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव जनरली जीतते रहे। और राष्ट्रपति को लगने लगा कि ये हैं तभी तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं होते। जैसे आज के पहले जो राष्ट्रपति थे, हम नाम का उल्लेख नहीं करना चाहते, अभी जो राष्ट्रपति महिला हैं, इनके पहले जो पुरुष राष्ट्रपति थे, आपको कहीं से लग रहा था कि वर्तमान प्रधानमंत्री से वो शक्ति का उपयोग करवाते होंगे? वर्तमान प्रधानमंत्री से शक्ति का वो यूज करवाते थे? अरे ना, प्रधानमंत्री अगर ऐसे देख दें, स्थितियां कुछ बिगड़ जाए। ये स्थिति है, ये आलम है। राष्ट्रपति की गरिमा क्या होने लगी? कम होने लगी। क्योंकि राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति को एक निष्पक्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति का संबंध किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो है कि नहीं है? एक किताबों में पढ़ने के लिए संबंध नहीं होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि आईएएस को ईमानदार होना चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए, लेकिन बनोगे तो क्या करोगे वो तो मुझे पता है। अभी तो कहोगे नहीं नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, वो पता है क्या करोगे तुम, ठीक है। वैसे ही कुछ होता है कि एक राष्ट्रपति किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, निष्पक्ष होते हैं, नहीं वो किसी पार्टी की तरफ गोलू मोलू नहीं होते। लेकिन आपको लगता है व्यवहारिकता में ऐसा होता है? नहीं होता। हमने सुना था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं से आते हैं तो राष्ट्रपति से मिलने जाते थे। आजकल तो हम देखते हैं राष्ट्रपति रिसीव करने प्रधानमंत्री को जाते हैं। इसके पहले वाला राष्ट्रपति ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया कि जब प्रधानमंत्री आए तो वो पहले से खड़े थे कि आएंगे। क्या आलम है, ओ माय गॉड, हमने राष्ट्रपति बनाया है। ये स्थितियां हैं, ये बड़ा दयनीय स्थिति है, समझा जाए। इस स्थिति में व्यक्ति तानाशाह होता चला जाएगा और वो व्यक्ति फिर किसी को भी रौंद डालेगा, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार है, सरकार चलाइए, स्वागत है, जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने आपको बहुमत दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप देश को चलाइए, लेकिन सिस्टम को रौंदिए मत, बस इतना कहना है, समझ गए। अब देखिएगा, ये इनके कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल होते हैं। क्लियर है? अब सवाल है कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर ऑफ वोटिंग। नहीं, ये आर्टिकल 55 के ऊपर में आ जाए, है ना। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात समझाऊं। जैसे देखिए, एक उदाहरण लीजिएगा कि राष्ट्रपति का जो है वो इलेक्शन में कैसे होता है। ये पहले, उससे पहले देखिएगा कि इलेक्शन जीतते कैसे हैं। अब देखो, मान लो कि 100 वोट है। अभी राष्ट्रपति का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, जो हम लोग वोट दे के आते हैं ना, किसका? एमएलए का, एमपी का, प्रधान का, जो हम लोग वोट दे के आते हैं वो कैसे दे के आते हैं? देखो, 100 वोट है मान लो टोटल, जिसमें से गजेंद्र सिंह चुनाव में खड़े हुए हैं, मंगरू चुनाव में खड़ा हुआ है, ढोरहा चुनाव में खड़ा हुआ है, नहीं है, एक पिंकी चुनाव में खड़ी हुई है, एक स्वीटी चुनाव में खड़ी हुई है, एक मनोज चुनाव में खड़ा हुआ है, एक राधे चुनाव में खड़ा हुआ है। इतने लोग चुनाव में खड़े हुए और वोट देने वाले कितने हैं? 100। गजेंद्र सिंह को कितने मिले? 12 वोट। महेंद्र को कितने मिले? 13 वोट। मंगरू को, ढोढ़ा को कितना मिला? 10 वोट। इसके कितने मिले? 10 वोट। इसको कितने मिले? ऐसे वोट मिलते चले गए। और सबसे ज्यादा वोट मान लो किसको मिला? मंगरू को। तो मंगरू को वोट कितने मिले हैं? 13। और इतना वोट किसी को मिला ही नहीं, तो मंगरू चुनाव जीत गए। हाँ, तो इस पद्धति को कहते हैं पहले खंभा छूने की पद्धति। पहले खंभा छूने की पद्धति, इसका मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा, पहले खंभा क्या? छूने की पद्धति। हाँ, समझ रहे हैं? तो हम लोग जो वोट देते हैं उसमें कौन सा सिस्टम होता है? पहले खंभा छूने की पद्धति, यानी जो पहले छू दे।
नहीं, तो ये क्या है, ये जब तक 12 कदम चला तो 13 कदम चल गया, तो पहले कौन खंबा छू दिया, ये मंगरू खंबा छू दिया, पहले ज्यादा वोट ले आया तो मंगरू चुनाव जीत गया। तो जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा, अब जैसा एक कंसेप्ट देखो ध्यान से, मंगरू को कितने लोगों ने पसंद किया है, इसका मतलब इसको रिजेक्ट कितने लोगों ने कर दिया, 87 लोगों ने। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है किसकी, पहले खंभा छूने की पद्धति, कि इसमें पसंद करने वालों से ज्यादा संख्या नापसंद करने वालों की होती है, फिर भी ये चुनाव जीत जाता है। पसंद करने वाले तो 13 ही हैं और नापसंद करने वाले 87। सोचो कैसी वोटिंग सिस्टम है जिसमें नापसंद करने वाले ज्यादा हैं लेकिन पसंद करने वाले कम है, फिर भी चुनाव जीत गया। ये समस्या हम राष्ट्रपति में रखना नहीं चाहते थे, इसलिए राष्ट्रपति में ज्यादा वोट लाने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, अलग है मित्रों, और कारण समझ गए क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा पसंद करने वालों की संख्या ना होकर ज्यादा संख्या हो जाती है ना पसंद करने वालों की। हम ये नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि यहां पर किसी एक छोटा सा एमएलए या एमपी का चुनाव नहीं है, क्योंकि इस देश में, पूरे देश में एक ही राष्ट्रपति होते हैं, ये पूरे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव है। तो राष्ट्राध्यक्ष चुनाव होने के लिए नापसंद करने वालों से ज्यादा संख्या किसका होना चाहिए, पसंद करने वालों का होना चाहिए। और इसके लिए टोटल आबादी का आधा से कम एक ज्यादा, तभी तो कहेंगे कि पसंद करने वालों की संख्या ज्यादा है। यानी 50% से ज्यादा वोट जब तक नहीं मिलेगा, मतलब कि इनको 51 वोट जब तक नहीं मिला होता 100 में से, तब तक कोई नहीं बनता। तो उस हिसाब से तो इलेक्शन कोई जीता ही नहीं। लेकिन राष्ट्रपति का अगर चुनाव रहता तो यहां पर सच में कोई इलेक्शन नहीं जीतते। तो इलेक्शन जीतने के लिए यहां पर ज्यादा वोट लाना पर्याप्त नहीं है, समझ रहे हैं, बल्कि आपको वोट कितना लाना है, तो कोटा के बराबर। तो आप कहोगे कोटा क्या होता है, ये जरा समझा जाए। आप समझ पा रहे हैं, वोटर्स कौन कौन होंगे, ये लोग होंगे जो वोट देंगे। हाँ, ये लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, वोट देंगे, लेकिन इनको वोट कितना मिलना चाहिए, तो कोटा के बराबर मिलना चाहिए। तो आप कहोगे बालको कोटा क्या होता है, तो कोटा होता है कुल मतदान, माने जितना भी मतदान की संख्या है, कुल मतदान हाँ का आधा, मतलब बाई 2 + 1, कम से कम इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा, तभी वो राष्ट्रपति बनेंगे, अन्यथा नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इसी प्रणाली को क्या बोलते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। वो क्या था, पहले खंभा छूने की पद्धति। तो हम लोग जो वोट देते हैं उसमें पहले खंभा छूने की पद्धति होती है, और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रणाली से होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होती है। और इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक है कि चुनाव वही जीतेगा जो कोटा के बराबर वोट लाएगा। और कोटा का अर्थ क्या है, कुल मतदान का आधा से ज्यादा, कम से कम एक ही ज्यादा सही, लेकिन ज्यादा। नहीं समझ में आया। अब जरा सा देखिएगा कि ये जो लोग वोट दे रहे हैं, कोटा समझ गए, एक उदाहरण से फिर मैं बातें क्लियर कर दूंगा। ये लोग जो वोट दे रहे हैं, ये अपना वोट दे रहे हैं कि जनता के बदले वोट दे रहे हैं। तो क्या इनकी वोट को एक गिनी जाए कि जनता को गिनी जाए, जनता को गिनी जाए, क्योंकि ये जनता के बदले वोट देने गए हैं, इसलिए इनकी वोट की संख्या एक नहीं होती। आप जब वोट देने जाते हैं तो आपकी वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक। लेकिन जब राष्ट्रपति की चुनाव होती है तो इनकी काउंटिंग एक नहीं होती, वो ये देखा जाता है कि कितनी बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनसंख्या वोट कैसे निकाला जाता है, सो देखो, एमएलए का निकाल दे पहले। एमएलए समझते हैं ना, एमएलए क्या होते हैं, जिसको आप लोग गांव घर में क्या बोलते हैं, विधायक। कि हम नहीं कहते हैं यूपी में कि हमारे चाचा विधायक हैं। तो विधायक कहां का होता है, राज्य का, और एमपी कहां का होता है, केंद्र का। तो हम बात कर रहे हैं एमएलए का, विधायक का। तो एक विधायक जब वोट देता है, एक एमएलए जब वोट देता है, तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो इसका निकालने का तरीका होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या, माने जिस राज्य से वो चुनाव जीता है उस राज्य की, राज्य की कुल क्या जनसंख्या। लेकिन याद रखिएगा एक बात, ये वाला जनसंख्या 1971 की ली जाती है। मतलब कि जनगणना जो है वो तो 1991 में भी हुई, 81 में भी हुई, 2001 में भी हुई, 2011 में भी हुई। लेकिन हम जनसंख्या आज तक कौन सा ले रहे हैं,
1971 का जनसंख्या आज भी लेते हैं, इसके पहले का नहीं लेते। इसके पीछे का कारण आपको पता है? श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? एक परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाई। परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब चला दी थी वो? जबरदस्ती वाला 1975 में। जब वो इमरजेंसी चलाई तो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ऑपरेशन करवा दी, परिवार नियोजन करवा दी सबका। अब बोली जनसंख्या कंट्रोल करो, कंट्रोल कंट्रोल, सबको कहती रही कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, नहीं कंट्रोल हुआ। 75 में जबरदस्ती कंट्रोल करवा दिया, ऑपरेशन करा दिया। सही उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत वाले क्या थे? बड़े पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे। तो जैसे ही उनका इशारा मिला तो लगा कि यार करते हैं। तो दक्षिण भारत में लोगों ने 71 के बाद जनसंख्या को इतना कंट्रोल कर दिया कि वहां पॉपुलेशन काफी कम हो गई। और जितना दक्षिण भारत में कंट्रोल हुआ उतना ही उत्तर प्रदेश में उतना ही उत्तर भारत में क्या हो गया? बढ़ गया। अब इतना बढ़ गया कि जितना उसने कम किया उसका हमने ट्रिपल बढ़ा दिया। नहीं बढ़ा दिया, क्योंकि हम यूपी बिहार वालों का पहला कर्तव्य है सरकार जो भी हमें प्लान बताए उसका उल्टा काम करना। करते हैं कि नहीं करते? हिम्मत है सरकार की कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर में हेलमेट की बात करे। हेलमेट लगा के नहीं निकलना, नहीं निकलोगे तो गलत बात है, तो वो जानबूझ के तौलिया पहन के और ऐसे निकलेगा। करो क्या करते हो? दिल्ली में निकल के दिखाओ बिना हेलमेट का, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बात बात में मिल जाएंगे तुम्हें। नहीं तो जनसंख्या हमारी क्या हो गई? काफी बढ़ गई। तो जनसंख्या कहां बढ़ी? पहले भारत ऐसे था, जितना जनसंख्या दक्षिणी भारत में उतना ही जनसंख्या उत्तरी भारत में। 71 के बाद दक्षिणी भारत सरकार की बात मान लिया, उसने जनसंख्या कम कर लिया और हम ऐसे कर दिया। तो ये लोग रोने लगे। ये लोग क्या रोने लगे पता है? कि तुमने कहा था हमने जनसंख्या कंट्रोल कर लिया है, अब उधर बढ़ गया। अब एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकलता है? राज्य की कुल जनसंख्या। तो जरा सा बताओ, जो उत्तर प्रदेश के विधायक होंगे उनका वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ जनसंख्या ऊपर में बहुत ज्यादा आएगा, उसमें भाग देंगे तो वोट की वैल्यू बहुत बड़ा। नहीं, अब केरला वाला कहेगा ये क्या हो गया, हम सरकार की बात मान के अपना ही लॉस कर लिए, क्योंकि हमारा जनसंख्या ऊपर छोटी आएगी, भाग देंगे हमारी वोट इतनी हो जाएगी। तो उन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में लॉस होने लगा। इसलिए कहा गया परेशान मत हो, तुमने हमारा निर्देश माना है, जनसंख्या कम किया है, तो हम जनसंख्या कब का लेंगे? 1971 का, जिस समय हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसे थी। जब बराबर हो जाएगी, थोड़ा उत्तर भारत वालों को भी कान पकड़ के ठीक ठाक कर दें, यहाँ भी लोग जनसंख्या कंट्रोल कर लें, उसके बाद जब देखेंगे कि लगभग बराबर हो चला तो जो लेटेस्ट जनसंख्या रहेगा उसको ले लेंगे। लेकिन तब तक 71 को ले रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो आज की जनसंख्या है ना, जो 20 करोड़ का पार हो गए आप लोग, वो यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ कहाँ का रहेगा? 1971 वाला। 1971 में 8 करोड़ 63 लाख के आसपास आबादी थी उत्तर प्रदेश की। नहीं समझ में आया? राज्य की कुल जनसंख्या 1971 के जनसंख्या वाला, और बटे राज्य में एमएलए की संख्या। अब उत्तर प्रदेश में कितने एमएलए बनते हैं? 403। नहीं समझे? और भाग देने के बाद जो ये वाला आएगा ना, उसमें फिर से 1000 से आपको क्या करना है? भाग देना है। ये पहले भाग दे लो, फिर आएगा उसमें 1000 से फिर से क्या करोगे? भाग दोगे। ये होता है एक एमएलए की वोट की संख्या। नहीं समझे बात? नहीं समझे ना? तो एमएलए की वोट कैसे निकलती है? 1971 के अनुसार किसी भी राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य में एमएलए की संख्या, नहीं बटे 1000, यानी फिर से 1000 से आपको क्या करना है? भाग देना। इस प्रकार से अगर आप यूपी का निकालेंगे तो एक एमएलए जब यूपी का वोट देता है तो उसकी संख्या होती है 208, यानी एक वोट उसने दबाया तो वहां गिनती कितनी होगी? 208, क्योंकि वो वोट जनता के बदले दे रहा है। तो एमएलए का वोट कैसे निकलता है समझ गए? इसी प्रकार से सभी राज्यों का निकाल लेंगे। अरे नहीं समझ रहे हो यार? अगर चलो बिहार का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले बिहार की जनसंख्या कौन सा वाला? आज वाला 1971 वाला। इसका मतलब कि हम लोग उस गिनती में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लालू यादव जी 9 बच्चे पैदा करने से भी उनको पूरा लाभ नहीं होगा। जो सबसे बड़े वाले बच्चे हैं 71 के पहले पैदा हुए होंगे तो गिनती में आएगा, नहीं तो वो भी गायब। तो 9-10 बच्चे पैदा करने से कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं समझ में आया बात? अब क्या है, स्थितियां समझिए। जनसंख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है अभी, आपकी काउंटिंग ही नहीं हो रही उसमें। तो जरा सा देखना एक चीज, 208 एमएलए का बिहार का कैसे निकालेंगे? बिहार की जनसंख्या कहाँ वाली?
हाँ, बटे बिहार में एमएलए कितने बनते हैं, उससे भाग, और जो दे के आएगा भाग उसमें 1000 से फिर से भाग, वो क्या हो जाएगा बिहार वालों का। तो सभी एमएलए की वोट की वैल्यू बराबर होगी क्या? हाँ होगी, लेकिन कौन सा एमएलए का? एक ही राज्य का जो एमएलए होगा उसका। जैसे उत्तर प्रदेश में जितने भी एमएलए हैं सबकी वैल्यू 208, बिहार में जितने हैं सबकी वैल्यू सेम, लेकिन उत्तर प्रदेश वाला और बिहार वाला दो राज्य का लोगे तो वोट की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? तो ये तो एमएलए की वोट की संख्या निकलती है। एमपी का वोट कैसे निकलता है वो देखा जाए तो देखिए एमपी का वोट कैसे निकलते हैं। अब उत्तर प्रदेश में एमएलए की संख्या कितनी है? 403, और एक एमएलए के कितने वोट हैं? 208। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? तो संख्या में एक वोट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। एक एमएलए का वोट की जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? संख्या से। तो ये टोटल वोट किसका निकल जाएगा? यूपी के एमएलए का। वैसे ही बिहार के एमएलए का, जितने भी जगह के एमएलए हैं उन सभी एमएलए को निकाल के सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है? एमएलए की, ये सिर्फ यूपी की नहीं पूरे भारत की, एमएलए की क्या कुल मत की संख्या, जनसंख्या नहीं, कुल मत की संख्या, उनकी वोट निकाली जा रही है, और बटे एमपी की संख्या, एमपी की संख्या, यानी संसद में टोटल कितने एमपी हैं वो एमपी की संख्या से क्या करिए? भाग दे दीजिए। तो ये जो डिवाइड होकर निकलेगा, इसमें 1000 से भाग फिर नहीं होता, ठीक है। जो भाग देकर के आएगा वो एक एमपी के वोट का वैल्यू हो जाएगा। और ऐसे इस फॉर्मूला से निकालते हैं तो एक एमपी का वोट कितना होता है? 708, यानी एक एमपी वोट देगा तो उसकी गिनती 708 होती है। लेकिन एक एमएलए वोट देगा तो देखेंगे पहले कि वो किस राज्य का है, उस राज्य के अनुरूप उसकी वोट की वैल्यू गिनी जाएगी। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? नहीं समझे? अब जरा सा देखिएगा। आइए, आपका दूसरे चरण में स्वागत। तो आप कौन कौन सा चरण में अभी तक बात किए हैं? वोटर्स कौन कौन है? तो निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? जितने भी निर्वाचित एमपी हैं या जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं वो सब राष्ट्रपति महोदय का वोटर्स होते हैं। समझ गए? यानी वोटर्स में टोटल कौन होंगे बताइए? सारे एमपी होंगे क्या? 54 के अनुसार वोटर्स में कौन कौन होते हैं? निर्वाचित एमपी, ये ध्यान रखिएगा, प्लस निर्वाचित एमएलए, बस यही इनका कौन है? वोटर्स है, ठीक है। और वोटर्स की संख्या वोटों की वैल्यू बराबर नहीं है। कैसे निकलती है फॉर्मूला देख लिया। अब इन्हीं की टोटल वोट को जोड़ दिया जाएगा, माने सारे एमएलए और सारे एमपी के वोटों को जोड़ दिया जाएगा, फिर 2 से भाग दे दिया जाएगा और उससे एक ज्यादा, ये कोटा कहलाएगा। जैसे छोटा छोटा मोटा मोटा रफ आइडिया मान लो, जैसे मान लो कि सभी के वोटों को हम जोड़ दें, मान लो तो 11 लाख वोट आता है, मान लीजिए, एक रफ आइडिया ले रहा हूं। ये कैसे आया हुआ समझ गए? 11 लाख वोट टोटल है, तो कोटा कितने हो जाएंगे? तो कोटा के लिए आपको 2 से भाग करना पड़ेगा, 5.5 लाख हो गए, उनमें कम से कम एक क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी 5.5 लाख से क्या ऊपर, ये क्या हो गया? कोटा। यानी अब राष्ट्रपति के लिए निकाल के रख लिया गया कि जो व्यक्ति इतना वोट लेके आएगा वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगली बात को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि इसकी वोटिंग कैसे होती है। आप समझ पा रहे हैं बात? तो जरा सा देखिएगा इसकी वोटिंग कैसे होती है। कुछ लोगों को चुनाव में खड़ा करूं, आप लोग कुछ लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बन जाइए और आप वोट दे लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, मान लो कि एनपी सिंह राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूं चुनाव में और हरामखोर सब मुझे पहला चॉइस देगा ये तो कोचिंग से कहानी खत्म नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगा। तुम लोग कहोगे कि यार ये क्या काम कर दिया। अब तो जिसका चॉइस भी रहेगा कि देने के लिए तो मुझे ही वोट दे देगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो उसके तरफ से कल से देखेंगे भी नहीं कि हमें वोट ही ये तो हमें वोट ही नहीं देता, तो इसको पढ़ा के क्या करना है। नहीं तो अब चलो बताओ, खड़ा करो किसी लोग को। चलो बेचारा देखो पूरे भारत घूम रहे हैं एक आदमी, और ठंडी में वो भी टी शर्ट पहन के नहीं तो इनको खड़ा कर दिया जाए। लेकिन ये घूम किसके लिए रहे हैं? प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन वो कहो कि आप राष्ट्रपति बनो, बहुत अच्छा लगोगे आप, तो इनको राष्ट्रपति में खड़ा कर देते हैं नहीं। और बताओ 2-4 आदमी नाम। अब मोदी जी को भी कह देते हैं कि देखिए आप 15 साल बहुत हो गए, माने 5 साल और रह लीजिए। नहीं, उसके बाद आप कहाँ आ जाइए? राष्ट्रपति में आ जाइए। नहीं, लेकिन मोदी जी को राष्ट्रपति को चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये 15 लाख रुपए का वादा किए हैं। ये जब तक 15 लाख दे नहीं देते हैं तब तक इनको प्रधानमंत्री रहने दो। नहीं, हाँ
मोदी जी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। मोदी जी को हम लोग सजा दे रहे हैं कि जब तक 15 लाख हमारा दोगे नहीं तब तक हम प्रधानमंत्री बना के रखेंगे, रुको नहीं। और अगर इन्होंने नहीं दिया तो फिर योगी से वसूल करेंगे नहीं। हाँ, तो अब बताओ किसका? चलिए मायावती जी को खड़ा कर दीजिए, बहुत बढ़िया। और बताइए किसी और को खड़ा करिए। अमित शाह को खड़ा कर दो, चलो ठीक है। अरे ये तुम्हारा कैंडिडेट है, हमारा नहीं है हम। और केजरीवाल को खड़ा कर दोगे, चलो ठीक है, केजरीवाल को खड़ा कर दो। केजरीवाल वैसे सीएम हैं अभी, बढ़िया। और बताओ, और चलो हर हर योगी जी को ले चलो। योगी जी को यूपी में ठीक नहीं लग रहा है, अब चलिए राष्ट्रपति। लालू यादव बेचारा हॉस्पिटल में सांस ले रहे हैं लालू यादव को खड़ा करेगी राष्ट्रपति में हैं? चलो ममता बनर्जी, हाँ दीदी को कर दो, दीदी को ममता जी राष्ट्रपति में खड़ा कर दो। अब देखिए ये इतने लोग चुनाव में खड़े हुए हैं और आप लोग क्या है? वोटर्स हैं। याद है जब हम लोग बचपन में वोट देने जाते थे, बचपन में कहाँ देने जाते थे 18 साल के बाद वोट देने जाते थे तो हम क्या करते थे? जो हमारे पसंद का आदमी होता था उसके सामने टीम, तो वोट किस पर देते थे? एक पर। लेकिन हम वोट, यहां पर जो वोट दिया जाता है वो एक पर नहीं दिया जाता, मतलब आपको सभी को वोट देना है। यहां चॉइस होती है, पसंद नहीं। जैसे जागृति के ऊपर जब रिश्ता आया तो इसने क्या किया? इसके ऊपर 15 फोटो आए थे, 15 फोटो। तो इसमें कहा तुम्हारा पहला चॉइस कौन है? तो ये इससे हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सामने वाला फिर कहा कि ये बुक हो गया, छोड़ो कल ही इसकी बात होगी। अच्छा ये नहीं हुआ, छोड़ो। अच्छा दूसरा ये हमारा दूसरा नंबर का चॉइस है, नहीं 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 इसकी कहीं बात चल रही है। अच्छा ये तो ये लड़का के मम्मी पापा तो तैयार हैं तुमसे करने के लिए, लेकिन लड़का कहीं और चाहता है इसको ये नहीं। तो हम क्या करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हमारे पास फोटो रहता है उसको हम रैंक कर देते हैं। इससे हो जाए तो क्या बात, इससे हो जाए तो ठीक ही है, इससे हो जाए तो चल जाएगा, इससे हो जाएगा तो अब हम लोग जैसे रैंक, अगर हम लोग जैसे रैंक में आ गया तो क्या स्थिति होगा कि किस्मत फूट गया नहीं तो बताओ, वोटिंग कराओ, बताओ तुम किसको, तुम सबको वोट दोगे, चॉइस बताओगे, पहला पसंद, दूसरा पसंद, तीसरा पसंद। तुम्हारा मायावती पहला पसंद, चलो ठीक। मायावती कहाँ गए? दीदी जी कहाँ गई? हाँ मायावती जी का पहला चॉइस। दूसरा मम्मी ममता बनर्जी को मम्मी बनर्जी कह रही। दूसरा, उसके बाद योगी जी, योगी जी तीसरा, उसके बाद अमित शाह चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद छठा। मतलब इतना देश में मेहनत कर रहा है बेचारा है, और इनको रैंक तुमने दिया छठा। इनको रैंक तुमने छठा क्यों दिया भाई, जबकि ये मेहनत तो काफी कर रहे हैं। अब देखिए ऐसी वोटिंग होगी, ऐसे वोट देते चले जाएंगे, सभी लोग वोट देंगे, इसी तरीके से चॉइस सब भरते चले जाएंगे। मतलब वोट देने का तरीका से समझ गया ना, ऐसी वोटिंग पड़ेगी। इसके बाद क्या होगी? काउंटिंग। तो देखिए काउंटिंग कैसे होता है सो देखिएगा, और कैसे कोटा तक इनको पहुंचाया जाता है। देखिए काउंटिंग का क्या तरीका है। खड़े कौन कौन थे? राहुल बाबा, मायावती, अमित शाह, केजरीवाल, योगी जी और दीदी जी, नहीं ममता जी। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि पहला चॉइस कितना मिला। जैसे इनमें देखो पहला चॉइस मायावती को कितना मिला है? 1। तो आगे लोग और भी तो देंगे। तो ऐसे मोटे तौर पर हम क्या करते हैं? टोटल 100 वोट मान के चलते हैं समझने के लिए। तो 100 वोट में 51 वोट जो ले आएंगे मिनिमम, वही राष्ट्रपति बनेंगे। समझ रहे? तो पहला चॉइस मान लेते हैं कि मायावती को 10 लोगों ने पसंद किया जो पहले स्थान पर है। चलो मायावती को 10 लोगों ने पसंद किया जो पहला चॉइस पर। राहुल गांधी को 15 लोगों ने पसंद किया मान लो पहले चॉइस पर, तो 15, 10, 25, क्योंकि 100 लोग वोट दे रहे हैं। इसके बाद अमित शाह जी को मान लो कि 20 लोगों ने पसंद किया पहले चॉइस पर, तो कितने हो गए? 15, 25, 45 और 10, 65। नहीं, इनको 15 लोग, इनको ऐसा करते हैं 14 लोग, और इनको कर देते हैं 21 लोग। 100 पूरे हो गए। तो 100 लोगों ने वोट दिया जिनमें पहली चॉइस इतना सबका है, लेकिन 51 किसी को नहीं मिला। मिला क्या 51 किसी को? इसका मतलब अभी तक कोटा को टच कोई नहीं, यानी अभी राष्ट्रपति नहीं हुए हैं। तो देखा जाएगा कि इसमें सबसे कम वोट कौन लेके आया। सबसे कम किनकी है? ममता बनर्जी। इलिमिनेट कर दो इन दोनों को, हटाओ। तो जिनको सबसे कम वोट आएगा वहां इनको यहां से निकाल दिया जाएगा, और इनके वोटों को बाकी में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया।
तो 10 वोट हैं तो 2.5 वोट, चलो समझने के लिए 2 वोट पकड़ लेते हैं, वो सब में बांट दीजिए। तो इनके 17 हो गए, इनके 22 हो गए, इनके 16 हो गए, इनके 23 हो गए। लेकिन अभी तक भी कोटा कोई पूरा नहीं कर पाया, 51 वोट कहां पहुंच पाया। तो अब क्या होता है, सेकंड चॉइस काउंटिंग होती है। फर्स्ट चॉइस वाला तो हो गया, सेकंड चॉइस किसको कितना कितना मिला। जैसे ममता दीदी को देखा कि हमने सेकंड चॉइस में लोगों ने पसंद किया 15 लोगों ने, ये है क्या ममता जी? नहीं, ये है नहीं, तो ये क्या हो गया, सेकंड लोग पसंद। अच्छा, ये ममता बनर्जी तो अब बाहर हो गए, ये दोनों बाहर हो गए, तो बाकी लोगों को देखिए। हाँ, अमित जी 23, इनको मान लो कितने मिल गए 20, इनको कितने मिल गए 23, इनको कितने मिल गए 14, ऐसे कुछ वोट मिल गए। तो अब फिर इनको जोड़ दिया जाएगा, तो कितने हो गए 37, ये कितने हो गए 45, ये कितने हो गए 30। अब देखा जाएगा इनमें सबसे कम कौन लाए, तो कौन लाए, ये लाए, तो इनको भी आउट कर दिया जाएगा। तो इनके कितने वोट थे 30, 15-15 बांट दीजिए, 15-15, तो कितने हो गए 52 हो गए, ये कितने हो गए 60 हो गए। लेकिन कोटा को पास करके भी कौन ज्यादा वोट ले आए, अमित, तो अमित शाह भारत के राष्ट्रपति हो गए। नहीं समझे, अगर इसमें भी कोटा नहीं पूरा होता तो क्या होता, थर्ड चॉइस काउंट किया जाता, और थर्ड चॉइस के साथ इसमें क्या कर दिया जाता, जोड़ दिया जाता। ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसे राष्ट्रपति की क्या होती है, काउंटिंग होती है। लगता है नहीं आया समझ में बात, नहीं आया ना।